लगातार चर्चा यहाँ के विकास की कर रहे हैं और साथ ही हर एक पहलू को समझने की कोशिश हर एक अलग अलग सेक्टर पर कर रहे हैं और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि यहाँ की संभावनाओं को भी समझ पाएं ताकि आगे उस दिशा में क्या काम हो रहा है उस पर भी बात कर पाएं। सबसे पहले मैं राम राजा निरंजन जी शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। सर माइक ले लीजिए। आप बेतवा सीड्स के सीईओ भी हैं, बड़े मटर के व्यापारी हैं। उद्योग की दृष्टि से ही मैं आपसे सवाल करूंगा, किस तरह यहाँ के विकास को आप देख रहे हैं? सहयोग कितना सरकार से मिल रहा है? प्रशासनिक सहयोग कितना है? व्यापारियों को क्या वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए, जिनकी उनको जरूरत है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ परिवार का कि आज आपने बुंदेलखंड कॉन्क्लेव का आयोजन किया। हम जैसे लोगों के लिए तो ये केवल टीवी पे देखने का अवसर हुआ करता था, इंडिया कॉन्क्लेव या ऐसे कई अवसर पर। आपने इसको बुंदेलखंड की धरती पे धरातल पर उतारा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये क्षेत्र बुंदेलखंड वैसे तो कृषि में बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा, सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं रहे, लेकिन हमारे यहाँ के अन्नदाताओं की एक विशेषता ये रही कि यहाँ दलहन आधारित खेती परंपरागत पहले से होती रही है, जिसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। समय और ज़रूरतों के अनुसार यहाँ मटर की खेती होने लगी और यहाँ के मटर के बीज पूरे भारत बल्कि पड़ोसी देशों में भी जो है जाते हैं। और ये जनपद का बड़ा जो है सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है जो हरी मटर की फली आती है उसके बीजों का। और यहाँ इसको चूँकि ये इंडस्ट्री यहाँ नियमित ढंग से तो डेवलप नहीं हो पाई, कुछ जो भी कारण रहे हों, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके और हमारे किसान भाइयों अन्नदाताओं की अथक मेहनत से हम आज इस मुकाम पे हैं कि हमारे जनपद का नाम मटर के बीज की वजह से पूरे देश के 13 से 15 प्रदेशों में जाना जाता है। और इसमें निश्चित ही किसानों को और व्यवसायियों की समृद्धि भी बढ़ी है। और आज हम भी आपके सामने इसी आप सबके सहयोग और अपने किसान भाइयों के बदौलत मुकाम पर पहुंचा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सबका। जी अजीत सिंह जी, चूंकि उद्योग से जुड़े आप भी रहे हैं और जब आप समाज की सेवा करने के लिए आते हैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, लोगों के विकास की बात करते हैं और खुद आप उद्योग से जुड़े भी होते हैं, तो उन चीज़ों को और बेहतर भी समझ पाते हैं। तो व्यापारियों की समस्याओं को आपने कैसे समझा है जब आपने लोगों के विकास को लेकर सोचा, समाज की सेवा को लेकर सोचा एक जनप्रतिनिधि के तौर पर? तो व्यापारियों के लिहाज से हम कहाँ अभी देखें बुंदेलखंड की इस धरती को जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं? First of all, please accept our sincere thanks from all entire district of Jalon to India News. They have proposed for such wonderful platform for us to listen all the journey of development and all. So please accept our sincere thanks, Ajit ji and your entire team. जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, बहुत सोच समझ के आपने ये क्वेश्चन किया। स्टूडेंट लाइफ के बाद जैसे मैं जॉब में गया, जॉब के बाद मैं व्यापार में गया। क्योंकि मेरा व्यापार चंडीगढ़ में है, आई एम वेल सेटल्ड ओवर देयर फ्रॉम लास्ट मोर देन 25 ईयर्स। लेकिन मैंने अपने गांव को, अपनी माँ जालौन देवी को कभी नहीं छोड़ा। आप सब जो सामने बैठे हैं सभी माँ जालौन देवी के मंदिर से परिचित होंगे। मैं इस ज़िले के सबसे अंतिम छोर के एक बहुत ही छोटे गांव बेरा से आता हूं। वहाँ दस्यु प्रभावित क्षेत्र था। व्यापार सुबह 10 बजे शुरू होता था और शाम को 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था। कुछ देखने को नहीं मिलता था जब तक वो क्षेत्र दस्यु प्रभावित रहा। जब मैं गांव आता था तो यकीन मानिए, हमने कई बार लोगों को इलाज के अभाव में, लोगों को संसाधनों के अभाव में, साधनों के अभाव में रास्ते में ही अपनी ज़िंदगी से जूझते हुए देखा। मेरे मन में कहीं ना कहीं से ये बात आती थी कि काश मैं अपने व्यापारिक क्षेत्र में तो
माता रानी की कृपा से ठीक कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए क्या कर पा रहा हूँ? बस यही एक सवाल मन में खटकते खटकते उसने मूर्ति रूप कब ले लिया मुझे स्वयं नहीं पता, और मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। व्यापारियों को समझने की बात मैंने आपको बता दी कि सुबह 10 बजे बाजार खुलता था, शाम को 4 बजे बंद हो जाता था। उस भय के माहौल में व्यापारियों की आप स्थिति समझ सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 2003-4 ऑनवर्ड्स इस क्षेत्र का, 10 प्रभावित क्षेत्र का। 3-4 से आज अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं व्यापारिक क्षेत्र का, ऑब्वियसली हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा लोग व्यापार कर रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं, अब एक डेड लाइन से, हेयर लाइन से ऊपर उठ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये और अच्छा होगा। जैसा राम राजा भाई साहब ने भी बताया कि जालौन जिला सबसे बड़ा ग्रीन पीस का प्रोड्यूसर है, तो इसी तरह धीमे धीमे हम और आगे बढ़ेंगे। जी पुनीत मित्तल जी, लोकल बॉडी इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इसे नींव कहते हैं। जब आप निचले स्तर से विकास को मजबूत करते हैं तो आगे चलकर हम शहर का विकास करते हैं और फिर ज़िले का विकास करते हैं और ज़िलों से ही प्रदेश का विकास होता है। लोकल स्तर पर लोकल बॉडी में क्या चुनौतियां आपके सामने आई हैं, उनको दूर आपने कैसे किया, और अभी क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ से, आपने क्या इनिशिएटिव लिया है शहर के विकास के लिए? धन्यवाद बहुत बहुत। आज यहाँ पे इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और जो हम लोग टीवी पे देखते थे, आज वो हमने यहाँ पे बैठ के देखा है। इसलिए पहले तो यहाँ पे बैठे हुए सभी आए हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी हम भी ऑलरेडी यहाँ पे व्यापारी रहे हैं, लेकिन व्यापारी के बाद जब हमने राजनीति में आए हैं तब से हमने जालौन को, जो यहाँ पहले कहा जाता था कि जालौन जिला है, वो हमने नाम बिल्कुल तैयार रहे। इसके लिए हमने ग्रीन जालौन क्लीन जालौन बनाने का जो सपना किया था उसे हमने पूरा करने का कार्य किया है। उसके लिए सबसे पहले ज़िले में हमने माननीय ए.के. शर्मा से मिलके कल्याण मंडपम, जिसकी 3 करोड़ 82 लाख रुपए लागत है, वो हम रुपए लाके हमने ज़मीन दे के, जो गरीब लोग बड़े बड़े गेस्ट हाउस में शादियां नहीं कर पाते थे, उसका हमने भूमि पूजन करके कार्य चालू कर दिया है। हर घर जल की जो योजना है वो भी ज़िले में सबसे पहले हमने जालौन नगर में टेंडर करा के 56 करोड़ का कार्य लाके वो भी कार्य चालू करा दिया है। एक हमने भी नई कार्य योजना माननीय ए.के. शर्मा जी, सदन देव जी से मिल के ली है, वो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें पूरे नालों का गंदा पानी उसे वाटर रिस्टोर रिचार्ज करके और तालाबों में एकत्रीकरण किया जाएगा। उसमें नाले जो भी हैं वो नाले सभी बंद होंगे और गंदा पानी एक जगह रीवाटर स्टोर करके जालौन शहर में 3 प्लांट बना के उनका रीस्टोर करके डाइवर्जन किया जाएगा। उसके लिए भी सरकार से 10 करोड़ रुपए शहर जालौन के लिए रिलीज हो गया है। और इसके बाद हमारे शहर में पार्कों का अभाव था, इसमें हमने मुख्यमंत्री वैश्विक योजना से पार्क लाने का कार्य किया है। 2 पार्क बन रहे हैं, 2 के टेंडर लगे हुए हैं जो बनने वाले हैं। अब आइए आप पौराणिक स्थिति पे कि हमें शहर में जो हमारे मंदिर हैं उनका विकास कैसे हो। उसमें भी हम लोगों ने पर्यटन मंत्री से मिलके और जिला प्रतिनिधियों के द्वारा, एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्लेस है छठी माता मंदिर, जिसमें आज तक कोई रुपए नहीं आया था, उसमें भी 94 लाख रुपए का जियो हो गया है। उसका टेंडर भी पर्यटन विभाग से हो गया है, उसका भी कार्य चालू हो गया है। एक अब आप और हम जब लखनऊ जाते थे या दिल्ली जाते थे तो एक नाम रखते थे कि तिरंगा कहाँ लगा है और तिरंगा लाइटें हम कैसे लगाएंगे, तो हमने शहर में 6 किलोमीटर तिरंगा लाइट लगाने का भी कार्य किया है। और पूरी शहर की जो हमारी सीमा विस्तार है, उस सीमा विस्तार को लाइट से सजाने का भी हमने कार्य किया है कि आप जालौन की सीमा में घुसेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम कहीं रोशनी में आने वाले हैं। इन्हीं कार्यों के साथ और बाकी जो आप पूछेंगे वो हम लोग बताएंगे, और विकास कार्य के लिए आगे तैयार है हम और हमारी सरकार, तो कार्य हम लोग कर रहे हैं। राम राजा जी, इस वक्त केंद्र सरकार जहां सड़कों का जाल बिछा रही है, ऐसे में क्या आपके ब्लॉक में सड़क और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है?
या फिर ब्लॉक की जो सड़कें हैं उन्हें, जो गांव की सड़कें हैं, क्या उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि ये भी लोगों की मूलभूत सुविधाओं का एक बहुत अहम रोल होता है और एक बहुत बड़ा जरिया होता है। मैडम, जैसा पूर्ववर्ती वक्ताओं ने आपको बताया, संपर्क मार्ग विकास खंड की परिधि में नहीं आते हैं, फिर भी हमारे जागरूक जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत सारे संपर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है। चूँकि विकास खंड एक बहुत छोटी संस्था होती है और इसमें बहुत कम लोग, हमको तो ऐसा लगता, मैं स्वयं भी नहीं जानता था जब तक ब्लॉक प्रमुख नहीं बना था, कि विकास खंड में इतना धनाभाव रहता है, इतने कम पैसा मिलता विकास के लिए। फिर भी अपने सीमित साधनों में हमने ये तय किया है कि हमारे गांव विकासखंड क्षेत्र में 75 गांव हैं, 63 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिनमें हमने 10 गांव चयनित किए हैं कि जहां 100% कार्य करा दिया जाए, कोई कार्य शेष ना रहे, किसी प्रकार का मार्ग, गली, पगडंडी गांव के अंदर। और शेष 65 गांव में भी आंशिक विकास, चूँकि हमारे संसाधन सीमित है, कराने का प्रयास किया जा रहा है। केवल एक मात्र योजना हमारे पास मनरेगा ऐसी है, वो भी प्रशासन और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मेहरबानी से, कि जिसमें हमें कुछ काम कराने का अवसर और धनराशि प्राप्त होती है, तो उसके अंतर्गत हम लगभग अपने जो है विकास खंड में 25 से 50 हज़ार मानव दिवस रोजगार सृजित कर रहे हैं, और उसी से जो 40% धनराशि अवमुक्त होती है, उससे पक्के निर्माण कार्य कराने का प्रयास करता हूँ, करा रहा हूँ। और फिर भी हमारी जो है विकास खंड की स्थिति बेहतर है। अभी एक जालौन से लगा हुआ गांव है सुढ़ार सालाबाद, सन 47 से जालौन से तकरीबन उसकी दूरी 4 किलोमीटर थी, लेकिन 47 से अब तक संपर्क मार्ग नहीं बना था। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के सहयोग से वहाँ भी पक्का सड़क ऑटोमेटिक संपर्क मार्ग बना दिया गया है। और निश्चित ही जितने हमारे पास साधन हैं और जितनी क्षमता है, उसके अनुसार विकास कार्य कराया जा रहा है। और दूसरा, आपको प्रमुख रूप से ये बता दें कि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और अपने नेतृत्व में मेरी भी, जैसे सब पार्टी जनों की होती, आस्था है। और निश्चित ही मोदी जी की, योगी जी की नीतियाँ बहुत जन कल्याणकारी और अच्छी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने विकास खंड से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हूँ। इसलिए हमारे यहाँ जो आप अभी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी से राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कर रही थी, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग समान रूप से, और वैसे भी मेरा अपना, मैं भले ही छोटे पद पे हूँ, ये मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर उसको लोग जनता सेवा का मौका देते हैं, तो निश्चित ही बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करना चाहिए। और लोगों की आवश्यकता के अनुरूप अगर कार्य ना हो, तो वो विकास कार्य ना हो के विनाश कार्य मैं मानता हूँ। लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप, उनकी ज़रूरत के अनुसार कार्य कराने का प्रयास करता हूँ। अजीत जी, चूंकि आप व्यापारी भी रह चुके हैं और अब राजनीति में हैं, बुंदेलखंड, जालौन, हमीरपुर, इन तमाम जगहों पे हमने पलायन बहुत बड़ी मात्रा में देखा है। युवाओं का पलायन हो रोजगार के लिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम भी रही है और परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह भी रही है। इस पर आपकी क्या राय है, और इन चीज़ों को रोकने के लिए आप अपने ब्लॉक में इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और उन चीज़ों को आप मॉनिटर कैसे कर रहे हैं? बहुत ही छूने वाला आपने क्वेश्चन किया है। हमारे ज़िले से इस समय लगभग 46% युवा माइग्रेंट्स है, युवा की बात मैं कर रहा हूँ। और ये सब युवा बहुत मेहनतकश युवा हैं, जो अपनी मेहनत जाकर दूसरे प्रदेशों में लगा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं विकास से बात शुरू करता हूँ। अगर विकास कहीं से स्टार्ट होता है तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बाद अगर एक स्वस्थ नागरिक होगा तो अच्छा ज्ञाता भी होगा, उसके बाद शिक्षा आता है, और शिक्षा के बाद एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं,
वहाँ सबसे पहले शिक्षा का अभाव था, जो धीमे धीमे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठीक हुआ है। हमारे विकास खंड में 135 विद्यालय हैं। 135 विद्यालयों में आप अगर जाके देखेंगे तो मिशन कायाकल्प के तहत उन सभी विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनको पढ़ाई का साधन जब गांव में मिल गया और टीचर इस सरकार में ऑन टाइम अपनी ड्यूटी जाता है, ठीक समय से विद्यालय खुलता है, जिस वजह से लोग शिक्षा यहाँ प्राप्त करने लग गए। जब शिक्षा यहाँ मिलने लग गई तो पलायन रुका। यहीं पे पूरा पलायन नहीं रुका, उसके बाद सड़कें बन गई, विद्यालय और बन गए, साधन सुलभ हो गए, लोग बाइक्स हो गई, गांव तक बसें पहुंचने लग गई, ट्रांसपोर्टेशन हर गांव तक पहुंचने लग गया, तो पलायन और रुका। उसके बाद सरकार ने किसान की आमदनी को 2 गुना करने में मदद की। जैसे ही इस योजना पे बहुत सारा काम गवर्नमेंट ने किया, किसान की आय बढ़ने लग गई, चाहे वो दूध के उत्पादन से हो, चाहे वो कृषि के उत्पादन से हो, चाहे सड़क बनने से उनकी सब्जी यहाँ से महज 5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाती है, दिल्ली, नोएडा या कानपुर। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स मिलजुल कर पलायन को रोकने में सहायक हुए। आज अगर आप देखेंगे तो युवा, जो नया युवा है, वो गांव से बाहर नहीं जा रहा है। हमने अपने ब्लॉक में लोगों को स्वावलंबी बनाया, ट्रेनिंग्स दिलाई, बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जैसे कारपेंटर्स को किट दी गई, इलेक्ट्रीशियंस को इलेक्ट्रिक किट दी गई, सिलाई मशीनें महिला समूहों को दी गई। महिला समूह पे बहुत बड़ा काम जो है ना ब्लॉक स्तर पे हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय क्षेत्र के लोगों की बढ़ी, जिस वजह से पलायन भी रुका। और सारे आंकड़े इस बात के गवाह हैं। पहले दूसरे नंबर पे हमेशा जालौन डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक रहे हैं सरकारी योजनाओं को लागू करने में। कभी जालौन डिस्ट्रिक्ट का जालौन ब्लॉक रहा है और कभी जालौन डिस्ट्रिक्ट का रामपुरा ब्लॉक रहा है सरकारी योजनाओं को लागू करने में। तो ये आंकड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि हम लोग मॉनिटरिंग भी यानी ठीक ये कर रहे हैं। आंकड़े ट्रांसपेरेंट हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बिल्कुल। पुनीत जी, नगर पालिका क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनता के लिए। बजट को लेकर आपसे मेरा सवाल है कि बजट में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना खर्च हो पाता है और कितनी चीज़ें आप फ्यूचर के हिसाब से आप देख रहे हैं कि भविष्य में इन चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। और ख़ास तौर पर रोज़गार की अगर बात कर ले या फिर मूलभूत सुविधाओं की अगर बात कर ले, तो कितना अभाव आपको अभी लग रहा है और उसे आगे पूरा करने के लिए क्या प्लानिंग है? आप अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो हमारे पहले जो पालिकाएं में यहाँ कार्य होता था, तो हमारे यहाँ जैसे लाइट की एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या हुई थी, जिसमें बड़ा ट्रांसफार्मर, जैसे ही हम लोगों ने 27 मई को शपथ ली थी और 7 जून को पहले ही अटैक हुआ था। जैसे इस समय जो आप लोगों ने पाकिस्तान वाला अटैक देखा, ऐसी वो अटैक हमें झेलना पड़ा था। जैसे ही वो अटैक हुआ था, उस ट्रांसफार्मर की लागत 16 करोड़ रुपए थी, जिसमें यह कहा गया था 15 दिन नगर जालौन में लाइट नहीं आएगी। उसमें हमने और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने जनप्रतिनिधियों से बात करके, माननीय योगी जी उस समय गुरसराय आने वाले थे, जो गुरसराय में आपका वो बन रहा है अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का, वो ट्रांसफार्मर हम लोगों को 24 घंटे में जालौन 33 kVA में 132 kVA में मिला था। जो लाइट 15 दिन में जालौन नगर में आने वाली थी, वो हम लोगों ने 24 घंटे में दिलाई थी। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग लड़ाई लड़के काम कराना जानते हैं और उसमें हम कर रहे हैं। अब रही बजट की बात, तो बजट के लिए हमारा जो विश्वास है कि अभी जो हमारा 3 साल है, 3 साल में जालौन नगर में कोई कच्ची सड़क विस्तारीकरण एरिया में नहीं रह जाएगी, जो हमें कार्य क्षेत्र मिला है। अब आइए पानी की सुविधा को लिए, तो पानी की सुविधा के लिए हमें शासन से 45 वाटर कूलर मिल गए हैं, जिसमें हमारे 20 वाटर कूलर लग गए हैं, 25 में बोरिंग का कार्य चल रहा है। तो हर, जैसे उन्होंने सरकार ने योजना बनाई है हर घर नल, हमने बनाई है हर वार्ड वाटर कूलर, तो इसमें भी हम कार्य कर रहे हैं। अब रही अब हम लोगों के लिए एक जो आप बोल रहे हैं कि रोजगार, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके
अभी हमने सैनिक स्कूल, एक हमारे यहाँ फौजी पड़ाव की जगह डली है, उसके लिए हमने सैनिक स्कूल की डिमांड की है, क्योंकि ज़िले में अभी कोई सैनिक स्कूल नहीं है। एक हमारे जालौन से थोड़ी दूर गूढ़ा नियामतपुर वो है गांव, उस गांव में पहले नवोदय विद्यालय होने वाला था, किसी कारण से वो नहीं हो पाया, वो ज़िले में आपके उरई आ गया, क्योंकि नाम तो जालौन ज़िला है लेकिन मूलभूत सुविधाएं उरई में हैं। हमें उस सुविधाओं की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आपके गूढ़ा नियामतपुर गांव में केंद्रीय विद्यालय की मांग की है, और जो ज़िले में एक स्मार्ट सिटी बननी है उसके लिए सरकार का एक गाइडलाइन आई है, स्मार्ट सिटी हम उरई शहर को बनाएंगे। अब नाम तो है डिस्ट्रिक्ट जालौन, हर चीज़ उरई में मिलना है, उसके लिए लड़ाई लड़के हमने अपना प्रपोजल दिया है कि अब स्मार्ट सिटी, क्योंकि उरई ऑलरेडी आपका उरई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ODA में मर्ज है। तो हमने इस समय मुख्यमंत्री जी से जब हम 5 मई को मिले थे तो हमने अपना प्रस्ताव दिया है कि आप इसे JDA बनाइए, जालौन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिससे हमारा जालौन का विकास हो। तो इसलिए मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई अगर हमें कार्य योजना बड़ी मिलेगी तो हम उसमें कार्य करने का हम लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल, आपने अभी सर लाइट का भी जिक्र किया जो बहुत ज़रूरी होता है। आपने कहा कि इन चीज़ों को हम लड़के अपने लिए करवाना हम जानते हैं। सोलर सिस्टम को लेकर सर क्या कहेंगे? इन चीज़ों के लिए कभी लड़ाई शुरू होगी या कभी हुई है? सोलर सिस्टम के लिए लड़ाई ऑलरेडी चालू हो गई है। हर वार्ड में 20 सोलर सिस्टम सरकार को कैसे लगाना है, 3 किलोवाट में 1,08,000 का सरकारी अनुदान आया है। उसके लिए परसों हमने 2500 सभासद को बैठा के वार्ड वाइज लिस्ट बनाना कार्य चालू कर दिया है। हम लोगों को जो लक्ष्य मिला है, हमें 500 सोलर सिस्टम शहर जालौन में लगाना है। जो लोग तैयार होंगे, जो फार्म भरेंगे, जिनका है, उन्हें 3 किलोवाट में 1,08,000 की सब्सिडी मिलने के लिए नगर पालिका जालौन में फार्म आ गए हैं। इस पर अजीत जी मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। देखिए, जालौन ज़िले में सोलर पे बहुत बड़ा काम हुआ है, और मैं इस मंच से आप सबको अवगत कराते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। जालौन ज़िले में भारत का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम स्थापित हो रहा है। 650 मेगावाट का सोलर सिस्टम रामपुरा ब्लॉक में बन रहा है। मैं इसलिए इस पे प्रकाश डालना चाह रहा था। 650 प्लस 350, 650 तो हो ही गया। उसके बाद सोलर सिस्टम के अधिकारियों की बातचीत बैठे तहसील में हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि और इसको बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा ज़मीन नहीं है। शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो जानते हैं कि उस ज़मीन को हमने कैसे दिलवाया। 350 हेक्टेयर ज़मीन हमने अपने ब्लॉक में पुरा महटौली से लेके माँ जालौन देवी मंदिर तक और एक्वायर करवाई, जिससे 350 मेगावाट का सोलर का प्लांट और बढ़ गया। तो टोटल क्षमता हो गई 450 प्लस 350। 200 इसलिए कम हुआ कि वो ऑलरेडी उरई शिफ्ट हो चुका था। 650 वाट बनना था, 200 की उनको जगह नहीं मिली, तब ये बातचीत हुई, तो मैंने उनको 200 के बदले 350 की जगह और दे दी। ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जिन पर आप लोगों ने बातचीत की है। और पानी को लेकर हम लगातार देखिए बातचीत कर रहे थे। पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, ये पुनीत मित्तल जी ने बताया। हर वार्ड में वाटर कूलर की व्यवस्था, पानी को सिंचाई के लिए उपलब्ध कैसे कराया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। पानी की बचत कैसे हो, इसको लेकर भी अवेयरनेस आनी चाहिए। हम ये भी उम्मीद करेंगे सोलर सिस्टम कैसे हम आगे डेवलपमेंट इसको लेकर कर सकते हैं, इस पर भी बुंदेलखंड की इस धरती पर काम चल रहा है। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जो संभावनाएं हैं उनको भी पूरा किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगा आप तीनों खास मेहमानों का इस सत्र में हिस्सा बनने के लिए। आप लोग प्लीज मंच पर ही रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुनः बहुत बहुत आभार। मंच पर आए अजीत प्रताप सिंह जी और हमारे तीनों गेस्ट का मोमेंटो देकर सम्मान करें। आपने देखा तीनों खास मेहमानों ने, राम राजा निरंजन जी ने, अजीत सिंह सेंगर साहब ने, पुनीत मित्तल साहब अपने क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता की सेवा कर रहे हैं। व्यापारियों के लिहाज से किस तरह और विकास की संभावनाओं को पूरा किया जा सकता है, उस पर भी उन्होंने बात की है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके क्षमता के अनुसार क्या और विकास की संभावनाओं को वो पूरा कर सकते हैं, मूलभूत ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उस पर भी उन्होंने बात की है।